देखो, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, यानी कि उस चैप्टर के कंटेंट क्या है। तो बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। और इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। फिर ऐसा कोई भी आपको बुक या गाइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपकी कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद इस चैप्टर के लिए आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव भी आपका मैं कवर कर लूँगा, साथ ही सब्जेक्टिव भी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस वीडियो को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैनेजमेंट होता क्या है। फिर हम दो वर्ड को यूज़ करेंगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंसी। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। टोटल 7 फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और इन सारे फीचर्स को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आप एक या दो फीचर्स को भूल भी रहे हो तो आप उन्हें उस ट्रिक के साथ लिंक कर अच्छे से याद कर सको, फिर आप एग्जाम में आंसर कर पाओ, जिससे आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स सिक्योर हो पाएँ। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है। इसकी टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, और होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इनके सारे पॉइंट्स को हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे, और इसके बाद हम एक ट्रिक से इसे सारी चीज़ों को याद कर लेंगे, जिससे एग्जाम में आप कभी भी इस पॉइंट को भूल ना पाओ। फिर हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट किस नेचर का होता है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, या ये एक साइंस है, या एक प्रोफेशन है, या फिर जो भी ये मैनेजमेंट आर्ट या साइंस दोनों है क्या। इन सारी चीज़ों को हम कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं। फिर हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट में कौन से लेवल होते हैं। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल क्या होता है, मिडिल लेवल क्या होता है, लोअर लेवल जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, ये क्या होता है, और फिर कौन से इंडिविजुअल, कौन से ग्रुप किस लेवल में आते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिर सबसे लास्ट में हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अभी भी याद होगा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसकी क्या फीचर है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और ये एसेंस कैसे है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। फिर ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी भी गाइड या किसी भी अदर सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपके इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी कवर होंगे, सब्जेक्टिव भी कवर होंगे, कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे, पूरी तरीके से इस चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो, हर एक इंसान अपने आप में एक मैनेजर होता है। मैनेजमेंट का कार्य कोई ना कोई इंसान कहीं ना कहीं से करता ही रहता है। अब क्लास 12th में टॉप करने वाला एग्जाम्पल बहुत ही पुराना हो चुका है। अब हम एक न्यू एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। मान के चलो, आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक घर बनाना चाहते हो। आप एक घर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, बहुत सारी प्लानिंग करते हो, और आप ये देखते हो कि आपको रॉ मटेरियल्स यानी कि बालू, सीमेंट वगैरह वगैरह, ईंट जो भी हो गया, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकते हैं और कितने कम कॉस्ट पे आपको कहाँ से वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। फिर आप ये देखते हो कि जो लेबर है यानी कि जो मजदूर हैं वो कितने कम कॉस्ट पे मुझे मिल जाएं, जिससे मैं कम लागत पे अपने इस घर को बना पाऊँ और सबसे बेहतरीन बना पाऊँ। और इसके साथ आप ये भी देखते हो कि मुझे ये जो घर है ये मुझे 1 साल के अंदर या मुझे 8 महीने के अंदर इस घर को कंप्लीट कर देना है। ऐसा नहीं है कि इस घर को मुझे 5 साल 6 साल तक बनाते रहना है। तो ये सारी प्लानिंग आप अपने अंदर करते हो, यानी कि आप खुद एक मैनेजर और आप मैनेजमेंट को कर रहे हो। उसी तरह से मुझे मैनेजमेंट की डिफिनेशन को आपको बताना था। देखो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जिस तरह से आप घर को बनाने के लिए लेबर को लेकर आए हो, उसी तरह से मैनेजमेंट को करने के लिए आप किसी दूसरे इंसान से कार्य को करवाते हो, यानी कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। काम को दूसरों इंसान से करवाने की कला को प्रबंध कहा जाता है। फिर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट को उस प्रोसेस से हम डिफाइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां हम अपने गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर किसी भी गोल को हम कह लें, हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, वो भी इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। अब इफिशियंसी क्या होता है और इफेक्टिवली क्या होता है, मैंने जो आपको बताया कि अब कम कॉस्ट पे आप रॉ मटेरियल्स को चाहते हो, कम कॉस्ट पे आप रॉ मटेरियल्स को चाहते हो, यानी कि काम को आप इफ़िशियंसी के साथ लेकर चलना चाहते हो, और कम टाइम में आप इस घर को बनाना चाहते हो, यानी कि इस घर को आप इफेक्टिवली बनाना चाहते हो। ठीक है, ये 2 वर्ड यूज हो गए और ये दोनों वर्ड का मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। तो वही बात है, प्रबंध एक ऐसी कला है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफेक्टिवली और इफिशियंसी अचीव करने के लिए किसी दूसरे लोगों से कार्य को करवाते हैं, और इसी प्रोसेस को, इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते
कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस इन दोनों की थोड़े और अच्छे तरीके से समझते हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन इसके डिफरेंस से पूछा जाए कि इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस ये दोनों के बीच क्या अंतर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप किस तरह से उसे आंसर कर सकते हो। देखो, इफिशियंसी ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स में हमारा मेन फोकस होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से, यानी कि संसाधन के बेहतरीन तरीके से उपयोग से संबंधित है। इफिशियंसी ये कहता है कि किसी भी काम को आपको कम कॉस्ट पर कंप्लीट करना है। किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए आपको कॉस्ट कम यूज करना है, ये कहलाता है इफिशियंसी। यानी कि अगर आप किसी काम को कम पैसे लगाकर कम लागत पर कर रहे हो तो आप काम को इफिशियंटली कर रहे हो। लेकिन इफेक्टिवली कहता है कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए आप उसे कम टाइम में कंप्लीट करो, पैसे कितने भी लग जाएं, आपको बस काम टाइम पर होना चाहिए। ये होता है इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इफिशियंसी मीन डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वही अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विथ एंड रिजल्ट मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि निर्धारित समय तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, नो मैटर पैसा कितने भी लग जाए। ठीक है, और देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए भी छोटी सी ट्रिक है। देखो, अगर आप इसे प्रोनाउंस करोगे इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, तो इफिशियंसी पे आपको ज़्यादा फोकस सी पर करना पड़ रहा है, इफिशियंसी पर। यानी कि अगर आप किसी कार्य को कम कॉस्ट पर कंप्लीट कर पा रहे हो तो आप काम को इफिशियंसी के साथ कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप किसी कार्य को कम टाइम पर, यानी कि इफेक्टिवनेस ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है हमें इफेक्टिवनेस पर, टी पर, यानी कि अगर आप किसी कार्य को कम टाइम पर कंप्लीट कर पा रहे हो तो आप काम को इफेक्टिवनेस के साथ कर पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको अच्छे तरीके से। अब आप इसके डिफरेंस को भी अच्छे से आंसर कर सकते हो। और देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको घर का एग्जाम्पल दिया था जो कि एक तरह का मैनेजमेंट ही था, तो इसके लिए हमें इन दोनों के बीच के बैलेंस को बनाकर चलना पड़ता है ताकि कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो देखो अब हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक नोट्स को देख लेते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं, और ये निर्धारित उद्देश्यों को, जो उद्देश्य है उसे प्रभावी ढंग से और दक्षतापूर्ण यानी कि इफिशियंसी के साथ प्राप्त करने के लिए जितने भी कार्य हम लोग करते हैं उसकी प्रोसेस के रूप में हम प्रबंध को जानते हैं। ठीक है, अतः प्रबंध को प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य कराने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और इसका उद्देश्य सर्वमान्य लक्ष्यों, जो हमारा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हेतु किए जाने वाले जितने प्रोसेस होते हैं उसके संबंध में मार्गदर्शन करना होता है। ये कहलाता है हमारा प्रबंध। और प्रभावपूर्णता और कुशलता यानी कि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, इन दोनों के डिफरेंस को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। आप डिफरेंस देख सकते हो किस बेसिस पे हैं। अर्थ के बेसिस पे अगर हम कहें तो इसका अभिप्राय, प्रभावपूर्णता का अभिप्राय काम को कम समय पर पूरा करने से चाहे कितनी ही लागत क्यों ना हो जाए। लेकिन कुशलता की बात करें तो इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। न्यूनतम लागत कट चुका है, आप उसे अपने कॉपी में ऐड कर लेना। वही अगर हम उद्देश्य की बात करें तो प्रभावपूर्णता का उद्देश्य अंतिम परिणाम को समय पर प्राप्त करना से होता है। वही कुशलता का मेन उद्देश्य लागत लाभ विश्लेषण करना होता है। अगर हम मुख्य केंद्र की बात करें तो ज़्यादा फोकस प्रभावपूर्णता पर, टोटली फोकस समय पर किया जाता है। लेकिन अगर हम कुशलता की बात करें, अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल फोकस लागत पर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है। सिंपल सी बात आप ये जान लो, मैनेजमेंट के कौन से लक्षण होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था घर बनाने का, जब आप घर बनाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में लेकर मैनेजमेंट करते हो। आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव ये होता है कि जो भी मैं मैनेजमेंट का कार्य करूँ, जो भी प्रोसेस मैं करूँ, वे सारे एक ऑब्जेक्टिव के लिए हो। और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो हमारा गोल था घर बनाने का, वो कंप्लीट हो, वो फुलफिल हो। तो फर्स्ट फीचर मैनेजमेंट का ये हो गया कि इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने मैनेजमेंट करा था वो हम अचीव कर लें। और किस तरह से अचीव कर लें? बाई प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन के सदुपयोग से हम उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से हम प्राप्त कर लें। ये हमारा फर्स्ट फीचर हो गया किसका? मैनेजमेंट का। ठीक है, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है? देखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसे हिंदी में समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसे इंग्लिश में समझ सकते हैं। परवेसिव का अर्थ होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का अर्थ ये हुआ कि ये हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि इट इज़ यूज इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा सकता है, और चाहे वो किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल हो, वो पॉलिटिकल हो, यानी कि वो आर्थिक हो, वो सामाजिक हो, या फिर वो राजनीतिक ही क्यों ना हो,
हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट होता है, चाहे वो किसी भी साइज़ का हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी नेचर का हो, किसी भी लोकेशन में रहे, या फिर वो किसी भी लेवल का हो, हर एक के लिए मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ये मैनेजमेंट की बहुत ही बड़ी फीचर है, यानी कि मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर। अब थर्ड पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल यानी कि यहाँ पे हमें बहुत सारी गतिविधियों को करना पड़ता है, ये बहुआयामी गतिविधियों का कलेक्शन है। जैसे यहाँ पे हमें मैन, मटेरियल एंड मनी, इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। मैन, मटेरियल एंड मनी, इन तीनों चीज़ों को हमें यहाँ पे व्यवस्थित करना पड़ता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ता है। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम खुद से कोई काम नहीं करते। जैसे आप जो घर बना रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कोई लेबर आपको ये कहे कि सर आप नीचे से ईंटा लेकर ऊपर ले आओ। आप काम करवा रहे हो, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों से काम करवा रहे हो। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। आप उनसे काम करवा रहे हो, आप खुद काम नहीं कर रहे हो, आप बस क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखना। तो 3 पॉइंट्स हमने देख लिया। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, और अब फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा मेन गोल होता है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए हम 3-4 छोटे छोटे गोल बनाते हैं और उन गोल को अचीव करते हैं। फिर क्या होता है, वो जो हमारा मैनेजमेंट का वो जो प्रोसेस था वो निरंतर चलता रहता है, वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन होते हैं। अभी आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टोटल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, टोटल 5 फंक्शन होते हैं। और एक गोल को अचीव करने के बाद वो फिर से रिकंटिन्यू हो जाते हैं, फिर से वो स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से जब तक हमारा फाइनल गोल अचीव ना हो जाए तब तक मैनेजमेंट का ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, फिर अब पॉइंट नंबर 5 है ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी का अर्थ ये हुआ कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें सभी ग्रुप को साथ में लेकर चलना पड़ता है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम किसी एक लेबर के जो काम करे उस इंस्टीट्यूट में या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उसके फेवर में हम डिसीजन लें, उसके फ़ायदे के लिए हम डिसीजन लें और बाकी के लेबर को हम ध्यान ना दें। ऐसा करने पर वे सारे लेबर विद्रोह कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को दरकिनार कर दें और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दें। अगर ऐसा स्टार्ट हो गया तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पतन की ओर, यानी कि वो खत्म होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप जब भी कोई डिसीजन लोगे, आप अपने ग्रुप को लेकर चलोगे। आपको ये देखना है कि जितने भी काम कर रहे हैं लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी के हित में वो फैसला होना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लेबर वगैरह हैं, उन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन यानी कि उन सभी के बीच एक तालमेल रहना चाहिए, यानी कि जितने भी कार्य हो रहे हैं वो इस तरीके से हों ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट हो पाए। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। ये पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 6 है इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। तो देखो, बिजनेस का एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है जो बहुत ही चेंज होते रहता है, निरंतर चेंज होते रहता है, और आपको उस अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो अगर आप घर बना रहे हो तो मान के चलो रॉ मटेरियल के प्राइस हाई हो गया, तो वैसे में आप अपने मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करोगे। जो आपका कॉस्ट एस्टीमेट था वो अब ज़्यादा हो गया तो उसकी प्राइस को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो वैसे में टोटल कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। यानी कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंज होने से आपको उसी अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 6, यानी कि इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आप मैकडोनाल्ड के एग्जाम्पल को ले सकते हो। जब वो इंडिया में आया तो इंडिया में उन्होंने अपने मेन्यू को चेंज किया। ऐसा इसलिए बिकॉज इंडिया में बीफ वगैरह को कोई प्रीफर नहीं करते, इसलिए उन्हें अपने मेन्यू में चेंज करना पड़ा था। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर 7 है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का अर्थ ये हुआ कि मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसे हम फील कर सकते हैं। किस फॉर्म में हम फील कर सकते हैं, हम रिजल्ट के फॉर्म में फील कर सकते हैं। यानी कि इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स एज इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स लाइक वेदर द ऑब्जेक्टिव आर मेट एंड वेदर पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट। यानी कि ये एक ऐसा फोर्स होता है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन रिजल्ट्स के फॉर्म में हम इसके प्रेजेंस को फेल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा देयर इज ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट के बीच एक कोऑर्डिनेशन, तालमेल स्थापित करने का कार्य करता है मैनेजमेंट, और इसके साथ ही साथ एक ऑर्डरलीनेस होना चाहिए मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स थे मैनेजमेंट के। टोटल 7 फीचर को हमने देख लिया। तो अब हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक को देखने वाले हैं जिससे हम इनके सातों फीचर को अच्छे से याद कर सकें। देखो, आप जब क्लास में गए थे तो आपको याद करना है कि आप
को क्लास करवाने, मैनेजमेंट के फीचर को पढ़ाने स्वयं DIG आए थे। DIG यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो खुद आपके पास आए थे और आपने को उन्होंने बताया था कि वो मैनेजमेंट के फीचर को पढ़ाने वाले हैं। तो प्रिंसिपल सर वहाँ पे आए और उन्होंने कहा अभी तक सर को आपने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, चलो खड़े हो जाओ और सर को गुड मॉर्निंग कहो। तो आप लोग खड़े हुए और कहे गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर एंड DIG, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर एंड DIG। अब देखो गुड मॉर्निंग से हमने दो वर्ड निकाला, G और M यानी कि गुड मॉर्निंग। फिर हमने प्रिंसिपल यानी कि P और C, प्रिंसिपल सर से दो वर्ड निकाला P और C, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर एंड DIG। अब DIG से आप लोग निकाल लो D, I और G। अब देखो इनके वर्ड का मतलब क्या हुआ, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर एंड DIG। ये आप तब बोले जब आपको मैनेजमेंट के फीचर को पढ़ाने स्वयं DIG सर आए थे, DIG पुलिस आए थे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आए थे। तो जी का मतलब हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। फिर फाइंड नंबर सेकंड यानी कि जी से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एम से मल्टी डायमेंशनल, पी से परवेसिव, ई से ई कहाँ था, ई तो था ही नहीं, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सी था, प्रिंसिपल पी से, फिर सी से कंटिन्यूस प्रोसेस, डी से डायनेमिक, आई से इंटेंजिबल और जी से ग्रुप एक्टिविटी। हो गए ना सातों फीचर कवर सिर्फ एक वर्ड में, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर एंड DIG। तो अब आपको इसको किस तरह से याद करना है, देखो आप एक छोटी सी पेज उठाओ, उस पेज में आप लिखो चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंसी इन दोनों के ट्रिक को बता दिया था। अब आप लिखो फीचर ऑफ मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे आप इस सेंटेंस को लिखो गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर एंड DIG। दिमाग में आप ये बिठा लो कि आपको DIG सर फीचर पढ़ाने आए थे, तो आप लोगों ने खड़े होकर कहा गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर एंड DIG। तो गुड मॉर्निंग से GM उसे आप हाईलाइट करो, G को, M को, फिर P को हाईलाइट करो, C को हाईलाइट करो और DIG हाईलाइट ऑलरेडी हो ही गए हैं। अब आप इनके नीचे में इनके अर्थ को लिखो, G का मतलब हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, M का अर्थ हो गया मल्टी डायमेंशनल, P का अर्थ हो गया परवेसिव, C का अर्थ हो गया कंटिन्यूस प्रोसेस, D का अर्थ हो गया डायनेमिक, I का अर्थ हो गया इंटेंजिबल और G का अर्थ हो गया ग्रुप एक्टिविटी। देखो ये सारे जो मैं वर्ड बता रहा हूँ ये सारे मैं खुद यूज करता था और ये सारे ऐसे अगर आपने इसे एक बार याद कर लिया तो आप खुद भगवान से ये करवाओगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ताकि आप इसे आसानी से आंसर कर सको। आप कंप्लीट फीचर को आप अच्छे से आंसर कर सकते हो एग्जाम में और 5 आउट ऑफ 5 आप सिक्योर कर सकते हो, बशर्ते आपने एक बार इन सारे फीचर को पढ़ा हो, ठीक है। आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके एक एक पॉइंट से एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एक्सप्लेन, इस तरह के क्वेश्चन है आपको दिखाने वाले हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस फाइंड को नोट कर सकते हो, प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले विशेषता तो ये हो गया कि ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सेकंड, ये सर्वव्यापी है, यानी कि ये किसी भी टाइप के संगठन में, इन सभी टाइप के संगठन के लिए ये आवश्यक है, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो आर्थिक हों या फिर वो राजनीतिक हैं, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट आवश्यक है। फिर थर्ड पॉइंट है बहुआयामी गतिविधियाँ, बिकॉज यहाँ पे हमें मैन, मटेरियल एंड मनी इन तीनों को मैनेज करना पड़ता है, यानी कि ये बहुआयामी गतिविधियाँ होती है, इनका कलेक्शन है। फिर फोर्थ पॉइंट है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतर चलता रहता है। मैंने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, आप उसे देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 है सामूहिक क्रिया, यानी कि एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 है गत्यात्मक कार्य। पॉइंट नंबर 7 है उद्देश्य शक्ति, यानी कि इसका एक इंटेंजिबल फोर्स होता है, इंटेंजिबल फोर्स, और ये उद्देश्य जो हमारा गोल था, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाने में बहुत ही हेल्प करता है, ये एक फोर्स का कार्य करता है, ठीक है। कंप्लीट नोट्स को आपने अच्छे से नोट कर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। मैनेजमेंट के 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से देखते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किए जाते हैं। अब आप मान के चलो आप खुद एक बिजनेस को रन करते हो, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि जितने पैसे आप उस बिजनेस में लगा रहे हो, कम से कम उतने पैसे आप वापस रेवेन्यू के रूप में अर्न कर सको, ताकि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन रहे, ठीक है। प्रॉफिट आप बाद में अर्न करोगे, पहले आप ये चाहो कि मैं कम से कम सर्वाइव कर पाऊँ उस बिजनेस में। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया सर्वाइवल, सेकेंड प्रॉफिट एंड थर्ड ग्रोथ। फिर जब आप सर्वाइव कर पा रहे हो तो आप सोचते हो कि अब जितने पैसे मैं वापस बिजनेस में लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा पैसे मैं अर्न कर सकूँ
और यही कहलाता है प्रॉफिट, यानी कि जितने कॉस्ट आप उस पर लगा रहे हो उससे ज़्यादा रेवेन्यू आप अर्न कर पाओ, ये कहलाता है प्रॉफिट। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप कोई रिस्क ले रहे हो, जैसे आप बिजनेस में रिस्क लेते ही हो, और अगर आपको लॉस हो जाए तो उस केस में प्रॉफिट जो आप पहले ही अर्न कर चुके हो उससे आप उसे मेकअप कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क लो और आपको लॉस हो जाए और आपको प्रॉफिट पहले ना हुआ हो, तो वैसे में आपको बिजनेस को ख़त्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहला आपका ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल का, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट का। और जब आप प्रॉफिट भी अच्छे से अर्न कर पा रहे हो, फिर आप चाहते हो कि अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को बढ़ा सकें, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को चाहते हो। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के टोटल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब मुझे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट बता देता हूँ इसके बाद मैं इसके ट्रिक को आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव वैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करने पर ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉफिट ना हो, लेकिन जिस सोसाइटी में, जिस समाज में ऑर्गेनाइजेशन अभी स्थित है, उनके सोसाइटी को उनसे बेनिफिट हो। जैसे आप देख सकते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो स्टार्ट होता है तो अपने आसपास के जितने भी युवा वर्ग के लोग होते हैं तो वो उन्हें नौकरी पे रखते हैं, उसके मेरिट के अकॉर्डिंग उन्हें अपने काम पे रखते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस सोसाइटी का विकास होता है और जितने भी पर्सन्स वहाँ पे पहले अनएम्प्लॉयड थे, अब उन्हें एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया मिल गया। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा भी वो कुछ इको फ्रेंडली यूज करते हैं, यू नो वाट, इको फ्रेंडली मशीन यूज करते हैं जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह ना हो। तो ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। एक हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव वैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट नहीं किए जाते, बल्कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पीपल, जितने भी लेबर वगैरह कार्य करते हैं, ये खुद से उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कुछ लेबर चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, तो ये उनका अपना ऑब्जेक्टिव हो गया। कुछ लोग ये चाहते हैं कि अगर वो अच्छे कार्य करेंगे तो उन्हें रिवार्ड मिलेगा, तो ये उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ नहीं कर सकते, कई लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं। तो इस तरह से टोटल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं और इन्हें हम किस तरह से याद कर सकते हैं, हालांकि ईजी है, फिर मैं आपको ट्रिक बता ही देता हूँ। तो आप सोप का नाम सुने होंगे, सोप यानी क्या होता है, साबुन, SOAP। यहाँ पे इसका अर्थ हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव, ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और ए यहाँ पे साइलेंट रहेगा, पी का अर्थ हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी कि आप ये समझ जाओ, पहले भी रुक जाओ, फिर ओ से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था, इसके भी 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। यानी कि सोप से हो गया हमारा 3 ऑब्जेक्टिव, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के जो 3 ऑब्जेक्टिव थे उन्हें हम याद कर सकते हैं GPS से। GPS यानी कि जी से ग्रोथ, पी से प्रॉफिट और एस से सर्वाइवल का। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसे नोट कर सकते हो। देखो, प्रबंध के जो उद्देश्य होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और वैयक्तिक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य में 3 टाइप के उद्देश्य होते हैं। पहला होता है जीवित रहने का, यानी कि सर्वाइवल का, सेकंड लाभ अर्जित करने का, और थर्ड विकास का। जीवित रहने का यानी कि जो प्रबंधक होते हैं वो ऐसे डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि व्यवसाय जो है वो लंबे समय तक जीवित रहे। ये हो गया जीवित रहने का। इसी तरह से फिर लाभ अर्जित करने का, और इसके बाद वो ग्रोथ यानी कि विकास का उनका ऑब्जेक्टिव होता है। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य। फिर उनका होता है सामाजिक उद्देश्य, जो मैंने आपको अच्छे से बता होता है वैयक्तिक उद्देश्य यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब तक हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इसकी फीचर और इसके ऑब्जेक्टिव को देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो, अब हम वापस आते हैं अपने उस घर के एग्जाम्पल पे। वो जो हमारा बिल्डिंग बन रहा था, ये बनकर तैयार नहीं हुआ और ये बन ही रहा है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे करता है मैनेजमेंट, क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लेबर्स वगैरह, जितने भी काम करने वाले इंसान हैं, उन सभी के बीच तालमेल बिठाता है, कोऑर्डिनेशन लाता है, और साथ ही साथ उन सभी के अंदर एक टीम स्पिरिट को जगाता है कि उन्हें साथ में मिलकर कार्य करना है। साथ में मिलकर काम करने से ये होगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था, उन सभी को उसे पाने के लिए वे सभी आपस में कंबाइन होंगे, आपस में यूनाइट होंगे, और यूनाइट होने के बाद इस तरीके से कार्य करेंगे, इस स्ट्रैटी के साथ कार्य करेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था उसे हम अचीव कर सके। तो इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का क्या अर्थ होता है आपको पता चल चुका होगा, नहीं पता है तो फिर वीडियो को स्टार्ट से देखना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब जो मैनेजमेंट है वो इफिशियंसी कैसे बढ़ाता है।
तो जो हमारा घर बन रहा था, मान के चलो आपने किसी को कहा था कि तुम ले आना मिट्टी, अब आपने कहा था मिट्टी लेकिन उसने ले आया गिट्टी, तो इस तरह से जो आपका बनने वाला था बिल्डिंग उसका हो गया हैप्पी एंडिंग। वाह व्हाट अ लाइन। तो कहने का ये अर्थ है कि जब आप मैनेजमेंट करते हो तो आप किसी को एक को वो जो डायरेक्शन देते हो और वो कार्य वो अच्छे तरीके से करता है, तो वैसे में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला था, जो एक्स्ट्रा खर्चे होने वाले थे, वो सारी चीज़ें बच जाती है और ऐसे में आपका जो इफ़िशियंसी है वो बेहतरीन तरीके से होता है, यानी कि खर्चे बेहतरीन तरीके से होते हैं, खर्चे कम पड़ते हैं और काम जितना होना था, जितने तरीके से होना था, उसी तरीके से होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जो मैनेजमेंट है वो इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। अच्छे से आप इस एग्जांपल से समझ चुके होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता होगा, जो मैनेजमेंट है ये इसकी फीचर्स भी थी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का अर्थ ही होता है जो हमारा चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे अडेप्ट किस तरह से किया जाए। देखो जो हमारा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहाँ पे बिजनेस में जितने भी चेंजेज होते रहते हैं उससे हमारा जो लेबर वगैरह है, जो लेबर्स हैं, वे सारे सोचते हैं कि वे उन्हें अडेप्ट ना करें, उन चेंजेस को उन्हें अडेप्ट करने से उन्हें लॉस हो सकता है, ऐसा वो सोचते हैं, इसी कारण वो अडेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन मैनेजमेंट उन्हें उनके हर एक गुण अवगुण हर एक के बारे में बताता है, उन्हें ये जतलाता है कि अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो आपको ये प्रॉफिट होने वाला है, हमारे बिजनेस को ये प्रॉफिट होगा और हमें इसे अडेप्ट करना पड़ेगा। तो जो रेसिस्ट कर रहे थे वो उस चेंजेज को, अब वो उसे खुद में अडेप्ट करना चाहेंगे, वो जो लेबर्स थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो हमारा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को मैनेजमेंट एक अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करने पर जो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एक इंस्टीट्यूट का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है वो उसे कंबाइन कर देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से और इस तरह कार्य करते हैं कि वो दोनों ऑब्जेक्टिव एक साथ फुलफिल हो सके। तो ये कहलाता है हमारा पॉइंट नंबर 4, यानी कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पॉइंट नंबर 5 है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो समाज की भलाई के लिए, समाज के विकास के लिए मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो अपने सोसाइटी में क्रिएट करेगा या किस तरह से वो अपने सोसाइटी को कुछ दे सकता है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में तय होती है और एक अच्छे मैनेजमेंट से एक सोसाइटी की डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को याद कैसे कर सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप में ही पढ़ना है और अब क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है तो अब आपको घंटों एंटरप्रेन्योरशिप पे टाइम नहीं देना, यानी कि डेली आप जो घंटों एंटरप्रेन्योरशिप पे टाइम देते थे अब आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे टाइम नहीं देना, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप का जो चैप्टर था मैनेजमेंट का उसे मैंने आपको बिजनेस स्टडी में पढ़ा दिया। तो उसी तरह से अब आप इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को याद कर सकते हो। डेली घंटों ईपीएस आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, डेली घंटों यानी से डी से हो गया डी, घंटों से हो गया जी, इंटरप्रेनरशिप से हो गया ईपीएस। ठीक है, डेली घंटों ईपीएस को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, डेली घंटों ईपीएस। डी से क्या हो गया, डी से हो गया डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जी से क्या हो गया, जी से आपका हो गया अचीविंग ग्रुप गोल्स, ई से क्या हो गया, ई से हो गया इंक्रीज इफिशियंसी, पी से क्या हो गया, पी से आपका हो गया अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इससे क्या हो गया डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, याद हो गया। तो डेली घंटों आपको ईपीएस नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये आप देख लो इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी में भी और एंटरप्रेन्योरशिप में भी है, तो आपको ये ट्रिक भी अच्छे से याद हो गया होगा। और अब आपको फीचर इफिशियंसी इफेक्टिवली क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट की कंप्लीट चीज़ आपको पता चल चुका होगा, वो भी ट्रिक के साथ। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इसे नोट कर सकते हो, प्रबंध का क्या महत्व है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंध बहुत ही मदद करता है। सेकंड है कार्यक्षमता में वृद्धि का, यानी कि प्रबंध कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। फिर थर्ड है गतिशील संगठन का निर्माण, यानी कि प्रबंधन जितने भी डायनेमिक चेंजेस होते हैं, जितने बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने चेंजेस होते हैं उन्हें अपने लेबर को अडेप्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि गतिशील संगठन का निर्माण करता है। फिर फोर्थ है पॉइंट नंबर व्यक्तिगत उद्देश्य प्रबंध वैयक्तिक उद्देश्यों को पाने में सहायता करता है। दोनों को मर्ज करके ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पाने में हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर पॉइंट नंबर 5 है समाज के विकास में सहायक। तो प्रबंध समाज के विकास में बहुत ही सहायक होता है। कैसे होता है, कंप्लीट इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया, आप उसे देख सकते हो, आपको अच्छे से वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलो तो अब हम कंपेयरिंग का गेम खेलने वाले हैं।
अब हम देखने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, और या फिर क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अब हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, यानी कि मैनेजमेंट को हम आर्ट से कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होता है। आर्ट एक कला है। क्या होता है कला? देखो, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में जाने के लिए, जैसे मान के चलो आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, या फिर अगर आप वाइज हो तो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, तो आप क्रिकेटर बनना चाहते हो। ठीक है, तो क्रिकेटर बनने के लिए आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट में हुक शॉट, फुल शॉट वगैरह वगैरह बहुत सारे शॉट्स होते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्रिकेटर बन सकते हो। एक बेहतरीन क्रिकेटर आप तभी बन सकते हो जब आपको क्रिकेट का कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होगा तो, और आपके पास वो सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल आपके पास होने चाहिए किसी भी टाइप के आर्ट के लिए। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया एक आर्ट के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो देखो, कई सारे जो क्रिकेटर होते हैं तो किन्हीं का हैंड मूव बहुत बेहतर होता है, कलाइयों का इस्तेमाल कोई करते हैं, तो वैसे में हर एक इंसान का वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनको उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, कौन किस चीज़ में वे ज़्यादा प्रोफेशनलाइज्ड हैं और किन चीज़ों में उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यानी कि ये जो आर्ट है, इनका बेसिक नॉलेज डिपेंड करता है पर्सन टू, यानी कि आर्ट के लिए सेकंड जो पॉइंट है वो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये जो बेसिक नॉलेज है वो वेरी करता है। फिर थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ए बी डिविलियर्स या ईशान किशन, आप किसी का भी नाम ले लो, तो वो अपने क्रिएटिव शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा इसलिए बिकॉज वो बहुत ही प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, बस आप क्रिएटिव शॉट ही खेलोगे, तो वैसे में आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अच्छे मैच में आप नहीं चल पाओगे। इसके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस चाहिए, और साथ ही साथ कुछ क्रिएटिविटी भी चाहिए, जिससे आप किसी भी टाइप के बॉल पे, यॉर्कर पे जैसे MS धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मार पाते हैं, तो उसी तरह की क्रिएटिविटी आपको अपने आर्ट में चाहिए। ये सारे आर्ट्स के कैरेक्टर है, उनके फीचर है। वही अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, जिस तरह का ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल आर्ट्स के लिए चाहिए था, उसी तरह का सिस्टमेटिक वे में बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं, उन सभी के लिए बहुत सारे स्पेशलाइज्ड बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है। अब सेकेंड क्राइटेरिया था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का। तो जितने भी मैनेजर होते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं, उन सभी का अपना एक यूनिक अंदाज होता है, यूनिक स्टाइल होता है, और अपने जितने भी कार्य को मैनेज करना होता है वो उसी यूनिक वे में करते हैं। जैसे बहुत सारे जो मैनेजर्स होते हैं वे क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं मैन, मटेरियल, मनी, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और अगर कहीं कुछ गलती हो तो वो वापस उस पर इम्प्रूव करते हैं। मतलब वो भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, और ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर एक पर्सन यूनिक होता है और उनका एक यूनिक वे होता है मैनेज करने का। किसी भी एक कार्य को 2 या 3 तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। अब थर्ड क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो वो करते हैं, बहुत सारे अपने यूनिक अंदाज में वो उस कार्य को करते हैं, और अगर कुछ गलती होता है तो उससे वो इम्प्रूव करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक एंड हिज स्किल्स इम्प्रूव विथ रेगुलर एप्लीकेशन। जैसा वो रेगुलरली इसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, उसी तरह से वो अपने मैनेजमेंट की इस जो उनका ये आर्ट है ये वो वापस से इम्प्रूव होते जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हाँ एक आर्ट है। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस होता क्या है। साइंस सिंपली विज्ञान है। अब इसकी डेफिनेशन तो आपको पता है, लेकिन इसकी फीचर क्या होती है, जिस फीचर पे हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, वो क्या है। तो देखो, साइंस के किसी भी प्रिंसिपल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, तो वे किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब एक बार करते हैं, रेगुलरली उसे प्रैक्टिस करते हैं और हर बार उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि किस रिजल्ट को हम बार बार पा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग किसी भी प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। साइंस के किसी भी प्रिंसिपल को उस एक्सपेरिमेंट के, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि ये जो साइंस है ये प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं। फिर इसके बाद है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंस, अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मान के चलो अगर अभी हम इंडिया में अगर हम किसी बॉल को छोड़ेंगे तो वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ वाट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर हम अमेरिका जाएंगे
तो अगर हम उसे बॉल को छोड़ेंगे तो वो ऊपर जाएगा? बताओ, ऐसा हो सकता है? नहीं। बिकॉज पृथ्वी के किसी भी कोने में चल जाओ, साइंस का ये प्रिंसिपल कहता है कि पृथ्वी पे है ग्रेविटी, और ग्रेविटी किसी भी चीज़ को अगर आप छोड़ोगे तो वो पृथ्वी के पास आएगा, पृथ्वी के समीप आएगा, और वो अगर हम बॉल को छोड़ेंगे तो वो नीचे ही आएगा। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएं, साइंस का प्रिंसिपल कभी गलत साबित नहीं हो सकता, और ये हमेशा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बनाया जाता है। तो ये सारे साइंस के फीचर्स होते हैं। अब अगर हम मैनेजमेंट को इस पर कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि हाँ, मैनेजमेंट भी तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये तो हमने आर्ट में भी देख लिया। लेकिन अगर जो हमारा सेकंड था, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, तो ये भी जो मैनेजमेंट है, ये भी हमेशा जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लेकर आते हैं। तो ये भी तो सही हो रहा है, लेकिन इसमें आपको ये भी देखना है, ह्यूमन फैक्टर होने के कारण हर एक मैनेजर की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, क्रिएटिविटी लेवल होती है, और उसी के अकॉर्डिंग वो उस प्रिंसिपल्स को क्रिएट करते हैं। और ऐसा हो सकता है वो जो मैनेजर है वो उस ऑब्जर्वेशन को किया हो, वो उस एक्सपेरिमेंट को किया हो, अब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो चुका हो और अब वो वाली प्रिंसिपल्स यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाए। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आप खुद सोच लो, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये तो कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से मैच नहीं कर पा रहा है। फिर थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो देखो, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि ये जो लिख दिया एक बार हो गया यही कंफर्म होगा। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है इसी कारण, और मैनेजमेंट का ये फीचर भी है कि ये एक डायनेमिक होता है, यानी कि चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, बल्कि इन एग्जैक्ट साइंस है, या आप यूँ कह लो ये सेमी साइंस है, ठीक है। तो अब हमने मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर कर लिया, मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर कर लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो अब हम देखने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, यानी कि अब हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन से ही कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन किसी भी ऑक्यूपेशन में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल होना प्रोफेशन कहलाता है। जैसे सबसे फर्स्ट फीचर तो ये है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि किसी भी प्रोफेशंस के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए आपको उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। वही सेकंड पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो देखो, जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो सारे किसी भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एग्जामिनेशन के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो कि पॉइंट नंबर सेकंड है। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। यानी कि प्रोफेशन की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, मना होती है। वही अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो जितने भी प्रोफेशन होते हैं वे सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएटेड होते हैं, और उनकी जो एंट्री होती है या जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिस तरह के वो प्रोफेशन में है उसके कोड ऑफ कंडक्ट को प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रेम करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो बहुत ही चेंजेज हैं एक प्रोफेशन में और मैनेजमेंट में। वही अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जितने भी प्रोफेसर होते हैं वे सारे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बाउंड होते हैं, और उन्हें उसी तरह बिहेव करना पड़ता है जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट में दिया हुआ होता है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 4 है। और पॉइंट नंबर 5 है सर्विस मोटिव, यानी कि द मेन एम ऑफ अ प्रोफेशन इज़ टू सर्व इट्स क्लाइंट्स। तो अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं कौन? प्रोफेसर। प्रोफेशनल जो होते हैं वो सारे अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं। तो इस तरह से हम ये तो देख लें कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन से बहुत ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजमेंट डजंट feature of a profession and it is not a full-fledged profession like डॉक्टर, लॉयर एट्सेट्रा। तो डॉक्टर लॉयर की तरह ये जो हमारा मैनेजमेंट है ये फुल फ्लेज प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ही क्षणों में, अब जो कुछ टाइम आने वाला है, आने वाले टाइम में मैनेजमेंट को भी एक प्रोफेशन के रूप में देखा जाने लगा है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम ये कह सकें कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मैनेजमेंट एक प्रोफेशन का रूप नहीं है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये नोट कर लो किस तरह से प्रबंध एक कला के रूप में है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, इसकी क्या क्या फीचर है, सैद्धांतिक ज्ञान है, वैयक्तिक प्रयोग है, और अभ्यास या सृजनशीलता से हम कला को स्पेशलाइज कर सकते हैं, इससे हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वही इसके बाद आप ये देख लो प्रबंध एक विज्ञान के रूप में कैसे,
किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है, सेमी साइंस या फिर सोशल साइंस है। तो इसके भी इतने सारे फीचर दिए हुए हैं, आप इन सभी को नोट कर लो। और ये सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो अब आपको बस इन्हें नोट करना है और एक बार आप पढ़ोगे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो किस तरह से पेशे के रूप में प्रबंध है। प्रबंध पेशा है? नहीं है, सिंपल सी बात नहीं है। क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप इसे नोट कर सकते हो, तो अभी कभी इसे नोट कर लो। अब हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट के लेवल को। मैनेजमेंट के टोटल 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को ही आप सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल के नाम से जानते हो। ठीक है, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैनेजर्स, द लोवेस्ट टू द हाइस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड स्टेटस। तो आपको ये पिरामिड दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको टॉप लेवल दिख रहा होगा, यानी कि आप ये जानो सबसे कम इंसान टॉप लेवल पे रहते हैं और इनका मेन काम रहता है प्लान और पॉलिसी को फ्रेम करने का। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, पॉलिसी होते हैं, वे सारे टॉप लेवल में फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, और फिर सबसे बीच में आता है मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल का काम है टॉप लेवल और लोअर लेवल इन दोनों को लिंक करने का। ठीक है, जितने भी प्लान्स होते हैं वो किस तरह से टॉप लेवल से वो लेते हैं और लोअर लेवल को वो शेयर करते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है, ताकि वो जो प्लान है वो बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाए। ये काम होता है मिडिल लेवल का, यानी कि इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। फिर अगर हम बात करें लोअर लेवल का, तो इसका तो बहुत ही नाम है, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। और नाम से ही पता चल रहा है ये जो लोअर लेवल है, यहाँ पे जितने भी प्लान्स होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे फ्लड लेवल पे काम किया जाता है लोअर लेवल में। अब अगर हम टॉप लेवल को देखें तो टॉप लेवल में चेयरपर्सन, सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और जितने भी हायर लेवल के पोस्ट होते हैं वे सारे टॉप लेवल के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करें इनके कार्यों को कि टॉप लेवल क्या करते हैं, तो इनका मेन मकसद होता है, इनका मेन कार्य होता है जितने भी बिजनेस के एक्टिविटी होते हैं उन सारे को इंटीग्रेट करना और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये काम होता है टॉप लेवल का। इसके अलावा इनका मेन मकसद होता है जितने भी पॉलिसीज होते हैं उन्हें फ्रेम करना और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल होते हैं, स्ट्रैटेजी होते हैं, उन्हें फॉर्मुलेट करना, उन्हें बनाना। ये सारे काम टॉप लेवल के होते हैं। जितने भी हायर पोस्ट होते हैं वे सारे टॉप लेवल के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल का। तो मिडिल लेवल में जितने भी डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वे सारे आते हैं। प्लांट सुपरिटेंडेंट और ऑपरेशनल मैनेजर्स जितने भी होते हैं वे सारे मिडिल लेवल के अंतर्गत आते हैं। अब इनका मेन कार्य क्या होता है? इनका मेन कार्य होता है जितने भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाई गई है वो किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस तरह से वो लोअर लेवल को ठीक से समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से उन्हें कार्य को करना है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से वो उपलब्ध करवा सके ताकि काम रुक ना सके, काम सुनिश्चित हो कि वो निरंतर चलता रहे। तो ये सारे काम रहते हैं मिडिल लेवल के, इनके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और साथ ही साथ वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे वही अगर हम लोअर लेवल या सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल की बात करें तो इसके मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वर्कर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ग्रेवेंस हैं, उन सभी को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाया जाए। और इसके अलावा वर्कर्स के बीच एक गुड वर्किंग कंडीशन, एक अच्छी हेल्दी कंडीशन को प्रोवाइड करना, मेंटेन करना, ये काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। और इसके अलावा वर्कर की सेफ्टी का कार्य होता है। तो ये सारे जितने भी कार्य हैं ये सारे होते हैं लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के। इसके अंतर्गत फोरमैन और सुपरवाइजर ये सारे आते हैं। ठीक है, तो अब आपको लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल ये तीनों चीज़ पता चल चुका होगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए सुपरवाइजरी लेवल इज ऑल्सो नॉन एज, तो आप आंसर कर सकते हो ऑपरेशनल लेवल और या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे लिखी हुई, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य होते हैं। देखो, मैनेजमेंट के टोटल 5 कार्य हैं, 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इन पांचों पॉइंट को, इन पांचों फंक्शन को हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और तब हम इन्हें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें बस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना है कि प्लानिंग के टोटल मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अब हम ये देखते हैं कि प्लानिंग होता क्या है, तो क्या करना है, कैसे करना है और किससे ये काम करवाया जाए, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंतर्गत आती है। यानी कि अभी हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमें पहुँचना है, इसके भी जो जो रुकावटें आती है, ये सारी चीज़ों की पहले से प्लानिंग करना। थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू
टू अचीव द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, ये कहलाता है प्लानिंग। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। सारी चीज़ें जो भी मैं कह रहा हूँ ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसे आपको अच्छे से सुनना है, नहीं तो ऐसा हो सकता है आपका एक या दो ऑब्जेक्टिव छूट जाए अगर आप मेरी बातों पर गौर से नहीं सुनोगे तो। इसलिए मैंने आपको कहा था मुझे आपका 100% डेडिकेशन, 100% अटेंशन चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, वो एक फ्रेम डिसाइड करता है कि किस तरह से जितने भी कार्य हैं उन सभी को बांटा जाए, उन्हें सब यूनिट में डिवाइड किया जाए और हर एक पोस्ट के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, उस यूनिट में कितने इंसान को डाला जाए, इस यूनिट में कितने इंसान को डाला जाए, और जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है किन्हें किस अमाउंट में अथॉरिटी दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कार्य बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से हो पाए। ये सारे काम ऑर्गेनाइजिंग के होते हैं और ये सारे काम ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल डिटेल में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अथॉरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे बस लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में। ठीक है, अभी बस आप इतना जान लो कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अब हम ये बताने वाले हैं स्टाफिंग क्या होता है। तो देखो, जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी लेबर वगैरह होते हैं या कोई भी मैनेजर, जो भी आप देख लो, जो भी लोग होते हैं उन सभी को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम उन्हें बुलवाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इसके बाद हम उनका सिलेक्शन करते हैं, जो भी सबसे बेस्ट सूटेबल पर्सन होते हैं उनका हम सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से काम को आपको करना है। ये सारे ट्रेनिंग हम उन्हें सिलेक्शन के अंदर स्टाफिंग के अंतर्गत हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग रेफर टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, फिर अब पॉइंट नंबर 4 है डायरेक्टिंग। तो अब जब मैंने उन्हें वापस ऑर्गेनाइजेशन में बुला लिया, अब जब लोगों को मैंने बुला लिया कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करना है, मैंने उन्हें सिलेक्ट कर दिया, तो अब मुझे ये बताना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें आपको किस तरह के कार्य को करना है। उन्हें गाइड करना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें इंस्पायर करना, अगर वो डिप्रेस्ड हैं तो उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन सभी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, ये कहलाता है डायरेक्टिंग। मतलब उन्हें डायरेक्शन देना कहलाता है डायरेक्टिंग। ठीक है, और ये है फंक्शन 4। फिर जो लास्ट फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है, हम जो प्लान किए थे और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है इन दोनों को कंपेयर करता है और ये देखता है कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया। इन सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग एनालिसिस करता है और इसके बाद वो फिर से प्लानिंग डिसाइड करता है कि अब हम किस तरह से प्लानिंग करें और किस तरह के हम एक्शन लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम प्लानिंग के बाद जब हम पहुँचे कंट्रोलिंग तक तो हमारा जो एंड रिजल्ट हो और हमारा जो एक्सपेक्टेशन हो दोनों मेट कर सके। तो ये कहलाता है कंट्रोलिंग। तो अब हमने मैनेजमेंट के कंप्लीट फंक्शन, टोटल 5 फंक्शन थे, कंप्लीट फंक्शन को देख लिया और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं, 5 कार्य होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, इन सारे पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट कर लो। चलो, तो अब फाइनली हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ये क्वेश्चन अब तक एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इनकी डेफिनेशन तक नहीं पता। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। देखो, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की तरह एक ऐसा फोर्स होता है जो मैनेजमेंट के फंक्शंस और डिपार्टमेंट के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन सभी को सिंक्रोनाइज करने का कार्य करता है, उन सभी को साथ में लेकर चलने का कार्य करता है। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ये आप समझ लो समन्वय से होता है। समन्वय होता है ये आप ये समझ लो एक अच्छा तालमेल बिठाना। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के बीच एक अच्छा तालमेल होना ही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब जैसे आप मान लो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा वापस बीच में, और अगर कम्युनिकेशन बैरियर बीच में आ गया तो किसी भी काम का ओवरलैपिंग होगा, डुप्लीकेशन होगा, लिटलतेफी वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो सकते हैं अगर कोऑर्डिनेशन किसी मैनेजमेंट के बीच में ना रहेगा तो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मैनेजमेंट के चाहे कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर एक लेवल को कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ता है, एक ग्रुप क्रिएट करके चलना पड़ता है ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो और हर एक कार्य बिल्कुल अच्छे से जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से हो पाए।
इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का कोई एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, बल्कि वो मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैनेजमेंट की आवश्यकता यानी कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से पता चल चुका होगा। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है इसकी क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, आप इसे देख सकते हो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी कोई भी बिजनेस अच्छे से कार्य कर पाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कार्य कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर यानी कि इसकी विशेषताओं को। देखो, कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट फीचर है कि इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है जो इम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जा रहा है, हर एक एक्टिविटी को वो इस तरह से ग्रुप करता है, जितने भी इंडिविजुअल कार्य कर रहे हैं उन सभी के कार्य को ग्रुप करके वो डायरेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। जिससे क्या होता है, जिससे बिजनेस का जितना भी कार्य हो रहा है, बिजनेस के अंतर्गत जितने कार्य हो रहे हैं उन्हें एक डायरेक्शन प्रदान किया जाए, और वो जो डायरेक्शन हो वो इस तरह का डायरेक्शन हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो आसानी से और अच्छे तरीके से मिल सके, जल्द से जल्द अचीव हो सके। ये कार्य करता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय यानी कि जो तालमेल है, वो क्या करता है, जितने भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन सभी को एक कॉमन गोल्स में कन्वर्ट करता है। और वो जो कॉमन गोल्स होता है वो हर एक इंडिविजुअल के गोल को समाहित करके होता है, यानी कि उन्हें कंबाइन करके बनता है। और उस गोल को अचीव करने के लिए हर एक इंडिविजुअल पूरी तरह से कोशिश करता है। अपने एक्शन को करने में वो बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ वो उस कोशिश में लगा रहता है। और इस तरह से कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि सभी साथ में उस कार्य को करने के लिए, उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर सेकंड। अब पॉइंट नंबर थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन यानी कि जो तालमेल है ये हमेशा रहना चाहिए। जब तक तो कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच, उनके एम्प्लॉयज़ के बीच, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, उसे लॉस आना पड़ेगा। आपको बता ही दिया था मैंने कि क्या क्या लॉस हो सकता है अगर कोऑर्डिनेशन किसी बिज़नेस में नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेशन, प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है तब तक उन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट नंबर थर्ड हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या हुआ, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा चाहिए ही चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना किसी भी कार्य को, जितने भी लेवल हैं और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके कार्य को सिंक्रोनाइज करने का कार्य कौन करता है, करता है कोऑर्डिनेशन, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके, ये बैलेंस मोड में रहे। ये कार्य करता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। ये हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। अब पॉइंट नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो देखो, कोऑर्डिनेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि बस आपको लोअर लेवल के लिए चाहिए या बस टॉप लेवल के लिए चाहिए, ये तीनों लेवल के लिए चाहिए। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल द 3 टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स दैट दे मेक एफर्ट्स टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये सभी मैनेजर्स का कार्य है कि वो कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी तरफ से पूरी इफ़र्ट्स लगा पाएँ। ठीक है, ये सभी मैनेजर्स का कार्य है, यानी कि कोऑर्डिनेशन को बनाने का कार्य किनका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और ये जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल के मैनेजमेंट के लिए चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर एक के लिए चाहिए। ठीक है, फिर अब लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेशन इज नेवर इस्टेब्लिश्ड बाई इटसेल्फ। कोऑर्डिनेशन कभी भी खुद से स्थापित नहीं होती, बल्कि इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। आपके कॉन्शियस इफर्ट से ही जितने भी मैनेजर्स होते हैं वे सारे कॉन्शियस इफर्ट्स लगाते हैं ताकि हर एक के बीच कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय स्थापित हो सके। और यही कारण है, कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा फोर्स है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को अचीव करने के लिए सभी के इंडिविजुअल्स के गोल को एक कॉमन गोल में कन्वर्ट करता है, और वो कॉमन गोल को डायरेक्ट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा कि कोऑर्डिनेशन की क्या क्या फीचर्स हैं।
तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट। देखो इंपॉर्टेंस क्या क्या है कोऑर्डिनेशन का, यानी कि तालमेल बिठाने का जो काम होता है, जो समन्वय होता है, वो करना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है तब हम क्या करते हैं, उसके साइज़ को एक्सपेंड करते हैं, और जब हम उसके साइज़ को एक्सपेंड करते हैं तो और मात्रा में हम एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाते हैं ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, और फिर बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो इसके लिए जब नए नए एम्प्लॉयज़ आते हैं तो वे जितने भी इफ़र्ट्स लगाते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, उन सभी को इंटीग्रेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वे सारे हेल्प कर सके। ये कौन करता है, ये करता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि उन सभी के कार्यों को एक साथ मिलाना, समन्वय बिठाना और तालमेल के साथ सारे कार्यों को इंटीग्रेट करने का कार्य कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंस है ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब आप ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर को पढ़ोगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है गोल्स। तो उन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए वे जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को लिंक करने का कार्य करता है कोऑर्डिनेशन, ताकि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो इंश्योर कर सके कि वो सारे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने देख लिए। अब लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं और उनका अलग अलग अप्रोच होता है, अलग अलग उनका जजमेंट होता है। तो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उन सभी के अलग अलग अप्रोच हैं, अलग अलग जजमेंट है। तो उन सभी के अप्रोच को, उन सभी के जजमेंट को इनिशिएट करने का कार्य और साथ ही साथ इंटीग्रेट करने का कार्य जो कर सकता है वो केवल कोऑर्डिनेशन ही कर सकता है, उसके अलावा कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी समन्वय स्थापित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि मैनेजमेंट का जो कार्य है वो सुचारू ढंग से हो सके और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो हम अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। समन्वय की आवश्यकता संगठन के आकार में वृद्धि होने पर होती है। जब कोई भी संगठन का आकार में वृद्धि होता है तो नए नए एम्प्लॉयज़ को वापस लाया जाता है, और जब नए एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनका अलग से व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। तो उन उद्देश्यों को संगठन के उद्देश्यों से जोड़ने का कार्य जो करता है वो होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कार्यात्मक विभेदीकरण में, यानी कि जितने भी विभाग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी का अलग अलग गोल्स होता है। तो उन सभी के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल में कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो होता है कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा विशिष्टीकरण में भी समन्वय की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो समन्वय की आवश्यकता प्रबंधन के सभी स्तरों पर होती है, उच्च स्तर यानी कि टॉप लेवल में भी, मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी। टॉप लेवल में संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल होता है उसकी प्राप्ति के लिए। मध्य स्तर में विभाग के समन्वय के लिए, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए। और निम्न स्तर में कार्यों तथा योजनाओं का समन्वय के लिए, यानी कि जितने भी वर्क हो रहे हैं, जितने भी पॉलिसीज प्लान्स वगैरह थे, उन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए लोअर लेवल पे कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर की कंप्लीट टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। वैसा कोई भी टॉपिक नहीं बचा जो इस चैप्टर से हमने ना किया हो। तो देखो इस चैप्टर की थ्योरी को तो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, और इसके साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने एक वीडियो में कवर किया है, और उस वीडियो का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको सबसे ऊपर में पिन कमेंट मिलेगा, मेरे ही कमेंट होगा वो, और उस कमेंट में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस वीडियो को देख लेना। फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता इस चैप्टर का जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।